हिमांशु द्विवेदी और स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश चर्चा में। चर्चा के तहत आज हम एक सामाजिक विषय पर बात करने जा रहे हैं। एक ऐसा विषय जो पिछले कुछ दिनों से सियासत में सुर्खियों में है, जो तात्कालिक कारण से भले ही सुर्खियों में है, लेकिन इसके दूरगामी प्रभाव है। इस विषय की शुरुआत कोई आज से नहीं होती। इस विषय की शुरुआत दरअसल तकरीबन 19 वर्ष पहले तब हुई थी जब अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार देश में शासन कर रही थी। उस एनडीए की सरकार ने एक ऐतिहासिक फैसला लिया था। वो साहसिक फैसला था या आत्मघाती फैसला, इसको तो अब भविष्य ही तय करेगा, लेकिन वो फैसला था कर्मचारियों की पेंशन के संदर्भ में प्रावधान को लेकर। आजादी के बाद से इस देश में पेंशन की एक प्रणाली थी। जितने भी सरकारी कर्मचारी होते थे, चाहे वो केंद्रीय हो या राज्य के, उन्हें सेवानिवृत्ति के बाद में एक भरोसा था अपने सुरक्षित भविष्य का। सुरक्षित भविष्य इस मायने में कि जब वह सेवानिवृत्त होते थे, अगर वह 33 साल की अपनी सेवा अवधि पूरी कर चुके हैं, तो जो उनका आखिरी वेतन हुआ करता था, ठीक उसका आधा उन्हें पेंशन के तौर पर मिलने की गारंटी थी। समय समय पर बढ़ने वाले महंगाई भत्ते के तहत उस पेंशन में इजाफा भी होता था, और इसका नतीजा यह होता था कि कई कर्मचारी सेवानिवृत्ति के बाद उससे भी अधिक राशि हर महीने पाते थे, जो सेवा काल में रहते हुए उन्हें मिलती थी। यह सिलसिला लगातार चलता रहा, इसलिए सरकारी नौकरी हमेशा युवाओं के लिए आकर्षण का केंद्र भी रहा। प्राइवेट नौकरी के संदर्भ में देश में मान्यता कि तात्कालिक रूप से पैसे जल्दी मिलते हैं, लेकिन इसमें भविष्य सुरक्षित नहीं रहता। पर सरकारी नौकरी ऐसी है जिसमें भविष्य भी सुरक्षित रहता है। लेकिन समय गुजरने के साथ सरकार को यह पेंशन के संदर्भ में बोझ काफी भारी लगने लगा, और इसी के चलते एक नई योजना लागू की गई, जिसका नाम दिया गया एनपीएस, राष्ट्रीय पेंशन योजना। एनपीएस के अंतर्गत तय यह हुआ कि अब सरकार के द्वारा कोई पेंशन के संदर्भ में गारंटी नहीं है। 1 अप्रैल 2004 के बाद जो भी सरकारी नौकरी में आएगा, वो एनपीएस के माध्यम से अपने भविष्य को सुरक्षित करेगा। एनपीएस के अंतर्गत प्रावधान यह किया गया कि 10% वेतन का हिस्सा कर्मचारी के वेतन से कटेगा और 10% का अंशदान शासन के द्वारा, चाहे वो सरकारी है, केंद्रीय है या राज्य का है, उसके द्वारा जमा कराया जाएगा। और यह राशि शेयर बाजार में लगती थी। शेयर बाजार के तहत जब वह सेवानिवृत्त होगा, तो जो राशि मिलेगी उसे इन्वेस्ट करके उससे पेंशन के संदर्भ में भुगतान होगा। कुल मिलाकर यह योजना पिछले 2 दशक से चलती रही, पर पिछले 2 साल से यह योजना सुर्खियों में है। तमाम राजनीतिक दल जो भारतीय जनता पार्टी के संदर्भ में लोहा लेने की कोशिश कर रहे हैं, उन्होंने कर्मचारियों का समर्थन हासिल करने के लिए ऐलान किया कि यह योजना ठीक नहीं है। शुरुआत अशोक गहलोत से हुई, बाद में भूपेश बघेल की बात करें, चाहे हेमंत सोरेन की और चाहे भगवंत मान की, इन सब ने ओल्ड पेंशन स्कीम को अपने अपने राज्यों में लागू करने का ऐलान कर दिया है। ऐलान आज हुआ है, लेकिन इस पेंशन के तहत लाभार्थी तकरीबन 10 साल 15 साल अभी इंतजार करेंगे। 2034 वो साल होगा जब वापस ये पेंशन योजना व्यवहारिक रूप से अमल में लाई जा सकेगी। अर्थात अभी 12 साल का समय बाकी है, लेकिन इन 12 साल के संदर्भ में तमाम प्रकार की समस्याएं सामने आ गई हैं। केंद्र सरकार असमंजस में है, करे तो क्या करे। भारतीय जनता पार्टी के लिए दिक्कत हो रखी है तमाम चुनाव, क्योंकि अब जिस विधानसभा में भी चुनाव हो रहा है, जिस राज्य में भी चुनाव हो रहा है, वहां पे ओल्ड पेंशन स्कीम की बहाली को लेकर विषय बन रहा है, भाजपा से जवाब देते नहीं बन रहा है। तो आज हम इसी पर बात करेंगे। जानना ये चाहते हैं कि तात्कालिक लाभ के लिए, दलों के तात्कालिक लाभ के लिए कहीं देश का भविष्य दांव पर तो नहीं लगाया जा रहा है, या ये सरकारें जो एक लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा के तहत काम करती हैं, वो अपने ही कर्मचारियों के संदर्भ में पल्ला झाड़ने की नीति को जायज कैसे ठहरा देती हैं। क्यों माना जाए कि जो पेंशन स्कीम नई लागू हुई थी वह देश हित में थी, जनहित में थी। अगर आपके लिए काम करने वाले 30 साल 35 साल जिन्होंने लगा दिए, उनका भविष्य आप सुरक्षित रखने के लिए तैयार नहीं है, तो आपको लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा के तहत काम करने वाली सरकार के तौर पर हम कैसे मान्यता दें। तो यह असमंजस है। इस असमंजस पर ही हम बात करेंगे कि एनपीएस और ओपीएस, अर्थात नई पेंशन स्कीम बनाम ओपीएस अर्थात ओल्ड पेंशन स्कीम, वो उलझन क्या है, और राज्यों के संदर्भ में, केंद्र के संदर्भ में चुनौती क्या है। राजनीतिक दल वाकई लोगों का भला चाह रहे हैं या खुद के भले के लिए देश और प्रदेश के भविष्य को दांव पर लगाने जा रहे हैं। इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए 4 खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे आपका परिचय कराएं, उससे पहले लेकिन समय है आज के विचार सूत्र का। हमारा आज का विचार सूत्र इस देश के संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का दिया हुआ है। उन्होंने कहा था कि इतिहास गवाह है, जब नैतिकता और अर्थशास्त्र के बीच संघर्ष हुआ है, वहां जीत हमेशा अर्थशास्त्र की होती है। बाबा साहब अंबेडकर ने कमाल की बात कही थी। अब पेंशन स्कीम के संदर्भ में हम अर्थ के आधार पर बात करें या नैतिकता के आधार पर, फैसला आर्थिक आधार पर लिया जाए
या नैतिक आधार पर, इसे अपने जहन में रखते हैं और उसके साथ चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए अभी 3 खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ में चिंतामणि मालवीय जी हैं, पूर्व सांसद हैं, भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश इकाई के प्रदेश उपाध्यक्ष है, प्रखर नेता है, खुलकर बात रखते हैं। हमारे साथ संजीव नसीर जी हैं, प्रवक्ता हैं आम आदमी पार्टी के। ओल्ड पेंशन स्कीम की हिमायत करने का बीड़ा जिन लोगों ने उठाया हुआ है उनमें से आम आदमी पार्टी भी एक बड़ा नाम है। और इन दोनों के बीच में हमारे साथ कर्मचारियों का पक्ष रखने के लिए विजय झा जी हैं, जाने माने कर्मचारी नेता हैं, अध्ययनशील व्यक्ति हैं। पेंशन स्कीम के संदर्भ में उनके पास अपना अध्ययन है, उनसे बात करेंगे। चर्चा की शुरुआत हम संजीव नसीर जी से करेंगे। संजीव नसीर जी की पार्टी नई पार्टी है, आम आदमी पार्टी है, 1 दशक पुरानी पार्टी है। दावे के साथ आई कि कुछ नवाचार करेंगे, कुछ ऐसा सियासत में करेंगे जो पहले हुआ नहीं। दल हित को मान्यता नहीं देंगे, देश हित को मान्यता देंगे। पर 10 साल पुरानी पार्टी 8 साल सत्ता में रहने के बाद इस नतीजे पर पहुंची है कि ओपीएस लागू होना चाहिए। तो नसीर जी, आपसे समझना चाहते हैं, इस ज्ञान बोध के लिए 8 साल आपने इंतजार किया। पिछले 1-2 साल से आप ओल्ड पेंशन स्कीम के संदर्भ में बात कर रहे हैं, हिमाचल में भी बात कर रहे हैं, गुजरात चुनाव के संदर्भ में भी ऐलान कर रहे हैं, हम आए तो ओपीएस लागू करेंगे। थोड़ा रोशनी दीजिए, क्या ऐसा ओपीएस के संदर्भ में है जो अचानक आपको लगा कि लागू होना चाहिए? नहीं, हमारे को डॉक्टर साहब अचानक नहीं लगा जी। क्योंकि दिल्ली में जो सरकार है उसमें बहुत सारी पावर्स जो है वो माननीय एलजी साहब और केंद्र सरकार के पास है। जी। हम लोग इसी साल पंजाब में हमारी सरकार बनी, उससे पहले हमने इस चीज की घोषणा की कि अगर हमारी सरकार आती है तो हम ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करेंगे। इसके तहत जैसे ही सरकार बनी, आपने देखा भगवंत मान जी ने उसको लागू किया। जी। सबसे बड़ी बात यह है कि आपने कहा कि लोक कल्याण के लिए सरकार बनती हैं। लोक कल्याण के नीतियों के तहत ओल्ड पेंशन स्कीम और नई पेंशन स्कीम के बीच में अगर आप देखें तो बेसिकली 10 बड़े अंतर हैं। जी। और उन 10 बड़े अंतरों को अगर हम ध्यान से बारीकी से देखें तो उन सब चीजों को आधार मानते हुए हम लोगों ने ये तय किया कि जहां जहां भी हमारी सरकार बनेगी वहां वहां हम ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करेंगे। जी। दिल्ली में क्योंकि हमारी कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं, पंजाब में हमने लागू कर दी है, आज गुजरात के अंदर चुनाव है, हिमाचल के अंदर चुनाव है, अगर हमारी वहां सरकार बनती है तो हम ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू करेंगे बिना किसी डिले के। संजीव ओल्ड नसीर जी, मैं बीच में रोकने के लिए माफी चाहता हूं, आपकी मासूमियत पर मुझे फिदा होने का मन कर रहा है। 2 बातें आपसे रखना चाहता हूं। इस देश में एक महान दार्शनिक हुए, नाम है उनका चारवाक। उन्होंने कहा था, मस्ती में जियो, कर्ज लेकर घी पियो। आपसे जानना चाहता हूं, इसका अमल करने के लिए इतने व्याकुल क्यों हैं आप? पंजाब का उदाहरण दे रहे हैं, कर्ज से आकंठ तक डूबा हुआ पंजाब, जिसके पास अपने मौजूदा कर्मचारियों को वेतन भत्ते देने के लिए पैसे नहीं रहते, उसके लिए इधर उधर से घूमते रहते हैं। वो लोग अब ये कह रहे हैं कि हम पेंशन के संदर्भ में पुरानी नीति को लागू करेंगे। एक। दूसरा, आपने कहा कि दिल्ली में हमारे पास कुछ बाध्यताएं रहती हैं, ताकतें बटी रहती हैं, एलजी और इसके संदर्भ में रहता है। अरे, आपके पास जिनकी ताकतें नहीं रहती हैं उनके लिए भी आपने इतने सारे उपक्रम किए। हम तो पिछले 10 साल से आपकी उस मेहनत को, उस पराक्रम को, उस पुरुषार्थ को देखते हुए आ रहे हैं। कभी दिखा नहीं पहले 8 सालों में कि आपको कर्मचारियों को कोई ऐसी चिंता हुई, कोई पेंशन योजना के संदर्भ में आपका दिल फटा जा रहा था, अरे ये क्या हो गया है, हम इन कर्मचारियों के लिए क्या कर रहे हैं। अचानक आपको भी बोध होने लगा, और तब से बोध होने लगा जब से कांग्रेस पार्टी इस दिशा में पहल कर ली। ओपीएस आपकी पहल नहीं है, ओपीएस कांग्रेस की पहल है। अशोक गहलोत ने शुरू किया, भूपेश बघेल ने अनुसरण किया, हेमंत सोरेन भी आ गए, तो आपने कहा हम क्यों पीछे रहें, हम भी आ गए। तो आपसे जानना चाहता हूं, देश हित को प्राथमिकता के तौर पर बताने वाली पार्टी दल हित के लिए इतनी आकुल व्याकुल क्यों दिखाई देने लगी? तो दोनों विषयों पर बताइए, एक चारवाक दर्शन के प्रति जो आपका आकर्षण है उसके संदर्भ में, और एक 8 साल के मौन के बाद इतना मुखर होने के संदर्भ में बताइए ना नसीर जी। हिमांशु जी, इसमें अच्छा काम अगर कोई भी पार्टी करती है, अगर राजस्थान ने पहले लागू कर दिया तो इसका मतलब ये नहीं कि उस अच्छी पॉलिसी को या अच्छी कार्यक्रम को हम लागू ना करें। जी। या हमने हमने जो कार्यक्रम दिल्ली के अंदर लागू किए हैं उसको गुजरात ने, महाराष्ट्र ने, दूसरे स्टेट्स में आज लागू किया है और दूसरी पार्टियां भी उसको फॉलो कर रही हैं। स्कूल्स को इम्प्रूवमेंट के लिए जो हमने बीड़ा उठाया सरकारी स्कूल को बेहतर बनाने के लिए,
उसको अगर दूसरी पार्टियां या दूसरी सरकारें ऑप्ट करती हैं तो वो लोक कल्याण में वो चीज शामिल होती है। तो इसलिए ऐसा नहीं है कि कोई हमने कोई नई चीज या नया सपना हमारे को 8 साल बाद आया है। लोक कल्याण के काम जिस दिन से हम सत्ता में आए हैं, हमने उसी दिन से स्टार्ट किया है। आपने देखा हमारी सरकार ने आम आदमी के लिए, आम जन के लिए सरकारी स्कूलों को, सरकारी हॉस्पिटल्स नसीर को, जी, बेस मुख्य मुद्दे पर रहते हैं ना। अब स्कूल, कॉलेज, ऑटो, बिजली, हेल्थ, इस पे तो बात करने के लिए हमारे पास पहले भी कई कार्यक्रम रह चुके हैं। आप पर्याप्त तो बोल चुके हैं, अभी पेंशन स्कीम पे ही रहते हैं। थोड़ा बताइए ना, वर्तमान में वेतन देने के पैसे नहीं है पंजाब के पास में, पेंशन के संदर्भ में घोषणाएं कर रहे हैं। क्या आपको नहीं लगता है कि आप देश को एक बड़े खतरे की ओर बढ़ा रहे हैं? नरेंद्र मोदी के प्रति आपकी नाराजगी से तो हम लोग वाकिफ हैं। क्या आप कहना चाहते हैं अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में जो सरकार थी उसने एक देश के खिलाफ फैसला लिया, देश के लोगों के खिलाफ फैसला लिया, और इस फैसले को बदले जाने की जरूरत है? इस संदर्भ में भी थोड़ा स्पष्ट तौर पर बताइए ना, क्योंकि यह फैसला अटल जी के नेतृत्व में लिया गया था और उस समय कोई राजनीतिक दल ऐसा नहीं था जिसने इसका विरोध किया था। सबने अपने अपने राज्यों में जहां जिसकी सरकार थी इसको एडॉप्ट किया। आप तो दल थे ही नहीं, तो इसलिए आपको इससे मुक्ति मिली हुई है। पर इसके विषय में थोड़ा बताइए ना। हम उस टाइम पे नहीं थे। जहां तक पंजाब की आपने कही खस्ता हालत की, खस्ता हालत के कारण वहां के कर्मचारी नहीं है। और ऐसा नहीं है कि न्यू पेंशन स्कीम लागू होने के बाद वहां के हालात सुधर गए हों। जी वहां के हालात भ्रष्टाचार की वजह से खराब हुए हैं। जी और आपने देखा दिल्ली में हमने भ्रष्टाचार को चेक करके दिखाया। जी उसी तरीके से पंजाब का उद्धार भी वहां का जो भ्रष्टाचार है उसको चेक करके ही होगा। जी लोक कल्याण नीतियों के साथ लोग बाग, ऐसा नहीं है कि लोग बाग सब टैक्स पेयर हैं, टैक्स भी देना चाहते हैं, ईमानदारी से टैक्स देना चाहते हैं। वहां की चोरी को रोकने की जरूरत थी। उनकी चोरी में क्योंकि वहां की सरकार भी शामिल थी। और आप देखना अगले 5 साल के अंदर भगवंत मान जी की सरकार प्रॉफिट का बजट देगी जिस तरीके से दिल्ली की सरकार देती है। तो लाभ के तो बजट में इसलिए परिवर्तित कर देगा, नसीर जी का ये कहना है। ईमानदारी की दूसरी मिसाल है। ये अलग बात है कि आम आदमी पार्टी के कुछ मंत्री जेल में भ्रष्टाचार के मामलों में बंद है, पर वो तो भाजपा का षड्यंत्र है, ऐसा आप वाले हमें बताते ही रहते हैं। चिंतामणि जी के पास चलते हैं, और चिंतामणि जी उनका नाम है। कितना चिंता में, ये जानने में हमारी दिलचस्पी है। पूरे देश में आपकी नीति के खिलाफ आग लगी हुई है। हर राज्य में ओपीएस को लेकर एक अलग किस्म का वातावरण बन रहा है। चिंतामणि जी, आपकी पार्टी से बोल नहीं फूट रहा है। हिमाचल में आपकी पार्टी के नेता बार बार ये बोल रहे हैं रास्ता हम ही निकालेंगे। बात तो ठीक है, अपने ही लिए हुए फैसले को सही ठहराना आपके लिए बहुत भारी पड़ रहा है। क्या हुआ, कुछ विधानसभा चुनाव में जीतने की खातिर अपने प्रथम पुरुष के द्वारा लिए गए फैसले के खिलाफ खड़ा होने की नौबत आ रही है? चिंतामणि जी, क्या कर दिया बाकी दलों ने आपकी हालत को? देखिए, ये सिर्फ राजनीतिक चश्मे से देखे जाने वाली चीज नहीं है। जी ये वस्तुतः देश के भविष्य को प्रभावित करने वाला निर्णय है। उस समय जब ये निर्णय हुआ तब पर्याप्त विचार विमर्श हुआ कि हमारी अर्थव्यवस्था बहुत ज्यादा दबी हुई है पेंशन के पैसों के कारण, और बड़ी मात्रा में हमारा बजट केवल पेंशन में चला जाता है। जी और जो वो निरंतर बढ़ता है। जब पेंशन में ज्यादा पैसा चला जाता है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, सेना के लिए, स्वास्थ्य के लिए, शिक्षा के लिए और बाकी चीजों के लिए जहाँ पैसा लगना चाहिए वो पैसा फिर कम प्राप्त होता है। और इसीलिए हमारी जो प्रगति की जो गति दर थी वो वास्तव में बहुत कम थी। तो ये बहुत सोचा समझा निर्णय था। प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इस निर्णय को लेने के लिए साहस किया और देश हित में साहस किया। ये कोई उनकी मर्जी, रुचि या कोई ऐसा कोई तात्कालिक कारण नहीं थे। ये पर्याप्त इतने सालों का अध्ययन था और उस अध्ययन के बाद ये निर्णय लिया गया था। और ये बहुत चुनाव के 1 आध साल पहले ही निर्णय हुआ। कोई ऐसा भी नहीं है कि कोई हमने पहले ही ले लिया हो। तो इसलिए जब जो देश हित के लिए निर्णय लिया, अभी आप हिमांशु जी बड़ी अच्छी बात कह रहे थे, मैं आप पार्टी और कांग्रेस की दिवालिया हो चुके हैं। और दिवालिया आदमी जब होता है तो फिर उसको लगता है यार किसी भी सूरत में कैसे भी ले लो हम बने रहें। वास्तव में आपने जो सूत्र बोला ना वो आधा बोला, आधा और उसमें जोड़ लो। उसमें आधा ये है कि भस्मीभूतस्य देहस्यम पुनरागमन कुतः। तो ये जो देह है ये भस्मीभूत हो जानी है, कोई मोक्ष नहीं होना, कोई पुनर्जन्म नहीं होना है। तो फिर यही खाओ पियो और जियो, घी उधार लेके घी पियो।
तो इनको भी मालूम है कि भाई हमारी सरकार अब आए ना आए, दिल्ली में हम सिमटने वाले हैं, आप में हम एक्सीडेंटल आ गए हैं, गुजरात में हम आने भाई नहीं वाले हैं। हमारी जो है 420 में से केवल 2-3 सीटों पे ये जमानत बचा पाए वहां पे उत्तर प्रदेश में, ऐसे ही बाकी जगह हुआ है। इनकी जमानत मात्र 1-2 सीटों पर बची, जितनी उत्तराखंड में भी ये जमानत 1-2 सीटों पे बचा पाए हैं। तो इस पार्टी का कोई बहुत अस्तित्व नहीं है। इसलिए लोक लुभावन नारे देके, लोक लुभावन वो करके, भले ही व्यवस्था को नुकसान हो, भले ही अर्थव्यवस्था हमारी रसातल में चले जाए, भले ही बाकी लोगों को, तो ये उसमें तैयार हैं। लेकिन इनको ये लगना चाहिए कि भाई हमें अगर आज हम स्टैंड कर जाए, आज हम थोड़ा सा अपनी पार्टी बढ़ा ले, तो ये तात्कालिक लाभ। एक मेरा सवाल है आपसे, क्या एक लोक कल्याणकारी सरकार और एक मुनाफाखोर व्यापारी में कोई अंतर देश में रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए? हर चीज केवल लाभ हानि की दृष्टि से देखनी है तो सरकार की जरूरत क्या है? एक कॉर्पोरेट कंपनी ही के तौर पे देश को तब्दील कर दिया जाए। प्रॉफिट प्रॉफिट एंड प्रॉफिट, यही कुल उद्देश्य होना चाहिए। एक लोक कल्याणकारी राज्य के अंतर्गत कल्पना अगर की जा रही है, एक व्यक्ति जिसने आपको 30 साल 35 साल 38 साल सेवाएं दी हैं और वह वृद्धावस्था में यह अपेक्षा कर रहा है अपने नियोक्ता से कि वह उसके बुढ़ापे को सुरक्षित रखे, तो क्या यह आपकी जिम्मेदारी नहीं है? क्यों उसे आप शेयर बाजार के हवाले कर देना चाहते हैं और इस पर अपनी पीठ थपथपाना चाहते हैं? अपनी जिम्मेदारी से पीठ दिखाने को आप एक बहादुरी के तौर पर देखना चाहते हैं। आप बता रहे हैं देश को कि हम विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हो गए हैं, एक ऐसी अर्थव्यवस्था जो आपको इस मुकाम तक ले जाने वाले कर्मचारियों के भविष्य को सुरक्षित रख पाने में भी नाकाम है। ऐसी उपलब्धि पे हमें मुग्ध होना चाहिए या शर्मिंदा होना चाहिए? चिंतामणि जी, देखिए, मेरे ख्याल से आप बहुत सुधी पत्रकार हैं, बहुत विद्वान पत्रकार हैं। जब आप लोक कल्याणकारी की बात करते हैं तो लोक कल्याण सिलेक्टिव नहीं होता और 2-3% कर्मचारियों में भी निहित नहीं होता। ये बात सही है कि शासन व्यवस्था के प्रमुख स्तंभों में हमारे कर्मचारी होते हैं, लेकिन जब हम आर्थिक व्यवस्था और बदलने वाली व्यवस्थाओं पर चर्चा करेंगे तो हमें केवल भारत की बात नहीं कर सकते हम, और केवल भारत के ही कर्मचारी नहीं है, पूरे विश्व में कर्मचारी काम करते हैं। और यह नीतियां यूरोपीय व्यवस्था में है, यूरोपीय कंट्री में है, बाकी जगह है। भाई ये ठीक है कि जो मात्रा कम ज्यादा हो सकती है, तो ये जिस तरह ये तनख्वाह से ज्यादा, वर्तमान के लोगों की तनख्वाह से ज्यादा जो पेंशन की अपेक्षा कर रहे हैं, पुराना भाई ये जो नया प्लान उन्होंने बना करके दिया है, नए प्लान में भी तो लगभग वैसे ही है, आप जो अंश दे रहे हैं वो आपको मिल जाएगा। तो व्यवस्था जो सवाल है वो सामाजिक सुरक्षा का है। सामाजिक सुरक्षा अगर बाकी उस तरह मिल सकती है तो फिर पेंशन इतनी मिलती है कि इतनी मिलती है, ये बहुत बड़ा सवाल नहीं है। अगर उसको शिक्षा, स्वास्थ्य, मकान और उसको कहीं हाथ ना फैलाना पड़े अपनी आवश्यकताओं के लिए, इतना यदि होता है तो फिर तो कुल मिलाकर हमें हर महीने 5 किलो राशन के आधार पर संतुष्ट होना चाहिए। इससे ज्यादा की उम्मीद सरकार से नहीं करनी चाहिए, बल्कि ये 5 किलो राशन उपलब्ध कराया जा रहा है, इसके लिए वाहवाही करनी चाहिए। चिंतामणि जी, क्या यही तर्क है आपका? विचार कीजिएगा। लेकिन मैं विजय झा जी के पास जाना चाहता हूं और विजय झा जी से जानना चाहता हूं, कितना चाहिए आपको? सब कुछ तो आपके हिस्से में जा रहा है। ये वेतन आयोग, वो वेतन आयोग, ये वेतन आयोग, सरकारें कर्ज से डूबी जा रही हैं, फिर भी कर्मचारी संतुष्ट नहीं होते हैं। अब पेंशन के संदर्भ में 20 साल पहले फैसला हो गया, चीजें चल रही हैं, आप फिर मैदान में है। थोड़ा रोशनी दीजिए ना, क्या है विजय जी? देखिए, सबसे पहले तो कर्मचारियों के कारण कर्ज हो रहा है, इस बात को मैं मानने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं हूं। जहां तक 1 नवंबर 2004 माननीय वाजपेयी जी की सरकार में पुरानी पेंशन योजना को बंद करके नवीन अंशदायी पेंशन योजना लागू की गई, उस समय भारत का संविधान इक्विटी बिफोर लॉ, कानून के समक्ष समानता का अधिकार, क्या वाजपेयी जी ने नहीं सोचा या चिंतामणि जी आज नहीं सोच रहे हैं कि एक व्यक्ति के लिए जो कानून है वो सबके लिए कानून होना चाहिए? यदि कर्मचारियों का आपने पुरानी पेंशन योजना बंद किया तो क्या भारत में 1 नवंबर 2004 के बाद जितने जनप्रतिनिधि निर्वाचित हुए उनकी भी पेंशन को आपने बंद करने की हिम्मत क्यों नहीं की? दूसरी बात, ये 5 साल 4 साल सेवा करने के बाद पेंशन मिलता है जनप्रतिनिधियों को। एक कर्मचारी पूरा अपना जीवन लगा देता है, जितना जीवन का 35 साल 40 साल लगाता है उतने में कोई व्यवसाय करे तो वो भी मैं समझता हूं कि विजय माल्या और नीरव मोदी बन सकता है। आज हमारा जो नवीन पेंशन योजना का करोड़ों रुपया कट करके NSDL कंपनी में जमा है, वो कंपनी आज जिन राज्यों में फिर से पुरानी पेंशन योजना लागू हुई है, 1 नवंबर 2004 से 31 मार्च
2022 तक के जो जमा पैसे हैं, कर्मचारियों का अंशदान और सरकार का अंशदान, उसको देने के लिए तैयार नहीं है। क्या केंद्र सरकार उसके ऊपर नियंत्रण नहीं रख सकती? पुरानी पेंशन योजना लागू करना इसलिए जरूरी है कि पेंशन जो है बुढ़ापे का एक सहारा होता है, कर्मचारियों का सहारा। ये आज की बात नहीं है। जिस दिन से पुरानी पेंशन योजना बंद करके नवीन अंशदायी पेंशन योजना लागू हुई, उस दिन से अखिल भारतीय स्तर पर इसका विरोध निरंतर जारी है। साहब, पूरे देश में 2.5 करोड़ से अधिक शासकीय कर्मचारी हैं जो 1 नवंबर 2004 के बाद शासकीय सेवा में आए थे। कुछ राज्यों में चाहे दलगत राजनीति से हो, चाहे वोट की राजनीति से हो, या आम कर्मचारियों को लुभाने के लिए फिर से पुरानी पेंशन योजना लागू तो की गई है, लेकिन बीच के कटौती की राशि आज भी खून पसीने की कमाई डूबत खाते में है। इस पर केंद्र और राज्यों में विरोधाभास है और वो एक दूसरे को ऊपर डाल रहे हैं। क्या भारत का बॉम्बे का निजी कंपनी NSDL, फिर बोल रहा हूं, विजय माल्या और नीरव मोदी जैसे देश से बाहर नहीं भगा है? उसको पकड़ करके कर्मचारियों के खून पसीने कमाई वापस भी होनी चाहिए। और मैं 100% पुरानी पेंशन योजना का इसलिए समर्थन कर रहा हूं कि हिंदुस्तान का शासकीय कर्मचारी अपने देश और प्रदेश के विकास का संवाहक होता है। ये जितने पुरस्कार आप लोग लेते हैं, जितनी योजनाएं लागू होती हैं, वो सरकारी कर्मचारियों से ही लागू होती है। क्या सरकारी कर्मचारी का आप पैसा काट करके, गर्दन काट करके अपनी दूसरी योजनाओं को लागू करने का विचार कर रहे हैं? बीच में रोकना चाहूंगा, ये भाषण का मंच नहीं है, थोड़ा तर्क में रहते हैं। ये योजनाओं में ये सम्मान, ये सारा कुछ सरकारी कर्मचारी थे। भाई सरकारी कर्मचारी थे तो उसे वेतन मिल रहा है ना, जो काम कर रहे हैं उसके एवज में ठीक ठाक वेतन आपको प्रदान किया जा रहा है, अर्थात सरकारी कर्मचारी को प्रदान किया जा रहा है। मेरे 2 विषय हैं आपसे बात करने के। एक कि आज कुछ राजनीतिक दल पुरानी पेंशन की बहाली के संदर्भ में घोषणा कर रहे हैं या वादा कर रहे हैं, इस राज्य में सत्ता में ले आओ, हम पुरानी पेंशन योजना लागू कर देंगे। बतौर कर्मचारी नेता आपसे जानना चाहता हूं कि अतीत में इनका चरित्र क्या रहा? क्या ये पुरानी पेंशन योजना को बंद करने के समर्थन में नहीं थे? क्या इन्होंने नई पेंशन योजना को अपने अपने राज्यों में या जहां पर ये सत्ता में थे वहां लागू नहीं किया? आज अगर ये पुरानी पेंशन योजना को लागू करने के संदर्भ में वादे कर रहे हैं, तो क्या ये वाकई कर्मचारियों के हित के तहत कर रहे हैं या अपने दल हित के तहत कर रहे हैं? बतौर कर्मचारी नेता इसके संदर्भ में कोई ईमानदार टिप्पणी आप करने की स्थिति में पर, या आपको लग रहा है कि अपना हित जिसके साथ में अपन उसके साथ खड़े रहो, क्यों कर रहा है, इस पे जाने की जरूरत क्या है, अपना काम तो बन रहा है? नहीं, इस बात का मैं समर्थक नहीं हूं। जहां तक उस समय जब नवीन पेंशन योजना लागू हुई और उस समय सभी ने समर्थन किया, या उल्टा समझ लीजिए विरोध नहीं किया, आज लागू होने के बाद उसके परिणाम और दुष्परिणाम और शासकीय कर्मचारियों के आक्रोश और विरोध का सामना होने के बाद उस योजना की जो गड़बड़ियां हैं, उस योजना को लागू करने से जो उनको प्रतिफल मिला हानि के रूप में, आज वो समझ रहे हैं, अपनी गलती को सुधारने का प्रयास कर रहे हैं। ये कोई जरूरी नहीं है कि यदि पहले समर्थन किए थे तो आज उसका विरोध नहीं करना चाहिए। देश में बहुत सारे मुद्दे हैं, पहले समर्थन करते हैं, बाद में विरोध होना चाहिए। जहां तक शासकीय कर्मचारियों को दलगत राजनीति, हमको दलगत राजनीति से कोई मतलब नहीं। मैं आज भी जो भी तर्क दे रहा हूं, न पक्ष में बोलूंगा न विपक्ष में बोलूंगा, मैं केवल और केवल हिंदुस्तान के शासकीय कर्मचारियों के निष्पक्ष रूप से तर्क प्रस्तुत करते हुए पुरानी पेंशन। तो फिर तर्क सहित बताइए ना, क्या देश की आर्थिक स्थिति ऐसी है कि इतने बड़े बोझ को वहन कर सके? बिल्कुल कर सकती है जी। देश की आर्थिक स्थिति कहीं खराब नहीं है। जहां लागू करना है वहां देश की स्थिति खराब है, और नहीं लागू करना, ये जो है ना, गरीब मांगे तो भीख है और अमीर मांगे तो चंदा है। देश में पैसे की कोई कमी नहीं है। हिंदुस्तान में वन है, जल है, धरती के ऊपर सोना और हीरा जवाहरात है। ये पूरे देश की जनता के लिए, अकेले कर्मचारी के लिए नहीं है। लेकिन कर्मचारी के लिए केवल आर्थिक संकट की बात करना, केवल पैसे की क्षति की बात करना, या कर्मचारियों को वृद्ध होने के बाद सफेद हाथी समझ करके बुढ़ापे में निकाल देना कि ये हमारे लिए बोझ बन गए, क्या उसी को अपने अपने घर परिवार में लागू करेंगे कि हमारे बुजुर्ग माँ बाप सास ससुर अब बोझ हो गए तो इनको घर से निकाल दिया जाए, गणेश जी जैसे किसी तालाब में ठंडा कर दिया जाए? इस तर्क का मैं विरोध करता हूं और फिर अपील करता हूं कि राजनीतिक वोट के दृष्टिकोण से नहीं, देश के विकास के दृष्टिकोण से और अपने पूर्वजों के सम्मान के लिए जिन्होंने देश के लिए काम किया, उनको बिल्कुल पुरानी पेंशन योजना लागू। एनपीएस में ऐसी क्या खराबी जिसके तहत आपको भारी रही? अभी तो उसके तहत पेंशन शुरू भी नहीं हुई।
एनपीएस में सरकार का अंशदान और कर्मचारी का अंशदान, उसके बाद रिटायर होने के बाद इनको एक मुश्त राशि मिल जाएगी करके लोक लुभावन वादे किए गए, और जब जमीनी तौर पर आए तो हर राज्य ने और केंद्र ने कह दिया कि जो कर्मचारी का अंशदान है केवल उसका 25% आप टोटल सर्विस संपूर्ण सेवा काल में 3 बार निकाल सकते हैं। उदाहरण के लिए 1 लाख रुपया कर्मचारी का जमा हुआ, 1 लाख रुपया सरकार ने अंशदान दिया, तो कर्मचारी केवल अपने 1 लाख का 25% माने 25,000 ड्रा कर सकता है। बीमारी में, मकान लेने में, शादी में, वो भी उसके लिए लंबा चौड़ा प्रक्रिया, कुल मिलाकर के पैसा कैसे न निकले उसके लिए समितियां बनाई गई, और पूरा योजना, पूरा कानून जो है वो केवल एनएसडीएल कंपनी को लाभ पहुंचाने के लिए उसके हित में वो प्रक्रियाएं बनाई गई हैं। नहीं, लेकिन जो रिटायरमेंट के बाद में एक मुश्त इतनी बड़ी राशि मिलनी है, तो उसको लेकर आपको इतनी नाराजगी क्या है? आपका पैसा आपको ही मिलने वाला है। देखिए, हमने नौकरी किया तब भी एक मुश्त मिला, हमारा जमा राशि और रहता है, जीपीएफ है, पार्ट फाइनल, बहुत सारे जमा राशि मिलते हैं, लेकिन मरते तक दवाई के लिए, भोजन के लिए और वस्त्र के लिए, बुढ़ापे का सहारा, जब बच्चे घर से मार के निकाल देते हैं, मिला हुआ पैसा जब लूट लेते हैं और वृद्ध दवाई की दुकान में रोते रहता है, उस समय केवल और केवल उसको पेंशन से मिलने वाली बहुत कम राशि, रिटायरमेंट के समय आपने पहले ही स्पष्ट कर दिया, जितना लास्ट पेड रहा है वेतन है उसका आधा ही पेंशन मिलता है, और पेंशनरों को ना डीए मिलता ना कुछ मिलता। ये जो बार बार दोनों पक्ष बोल रहे हैं कि कर्मचारियों के लिए आर्थिक स्थिति खराब हो रही, साहब हम महंगाई भत्ता के सख्त विरोधी हैं, हमको महंगाई भत्ता नहीं चाहिए, लेकिन 20 साल पहले बाजार में जो रेट थे, 7 रुपया लीटर पेट्रोल था, 2.5 रुपया किलो शक्कर था, वो लागू कर दे कोई भी देश की सरकार, और हमारा जितना महंगाई भत्ता मिला उसको वापस ले ले, हिंदुस्तान का कोई कर्मचारी उसका विरोध नहीं करेगा। ऐसा कोई भी सरकार या नेता नहीं कर सकता, ये मेरी चुनौती है। बहुत बढ़िया, कुल मिला के ना तेल होगा ना राधा नाचेगी टाइप का कहने का आशय है। लेकिन मैं इस चर्चा को आगे बढ़ाता हूं और वापस संजीव नसीर जी के पास जाना चाहता हूं। और नसीर जी, आपसे जानना चाहता हूं, इसके संदर्भ में कोई अध्ययन वगैरह आपने किया? जो ओल्ड पेंशन स्कीम की हिमायत करने के लिए आप मैदान में आ गए कि अगर ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू करते हैं तो आने वाले समय में देश की अर्थव्यवस्था का क्या होगा? देश के पास में वर्तमान खर्चे चलाने के लिए तो पैसे रहते नहीं। सारे राज्यों की सरकारें अपने कर्मचारियों को वेतन देने तक के लिए तो कर्जा उठाने की स्थिति में आ गए हैं, और आप ये चाहते हैं कि पुरानी पेंशन योजना को लागू कर दिया जाए और इससे हमारा काम बढ़ जाए। एक सवाल। दूसरा, सरकार ये चाहती है कि जो पैसा जमा हुआ है वो पैसा हमारे को दे दिया जाए, जो एनपीएस के तहत जमा है। किस लिए दे दी जाए? इसलिए कि अभी पैसे की शॉर्टेज है, तो वो पैसा मिल जाए तो हमारे खर्चे में काम आ जाए। पेंशन तो 10 साल बाद देनी है, 10 साल बाद हम सत्ता में रहेंगे नहीं रहेंगे, पर आज का समय तो कट ही जाए। तो थोड़ा इसमें रोशनी दीजिए। आपकी इस कुशलता को, आपकी इस सोच को, आपकी दृष्टि की कितनी सराहना की जाए। देखिए हिमांशु जी, जब भी कोई सरकार हम चुनते हैं तो सरकार इस मकसद के लिए चुनते हैं कि आम आदमी से लेकर जो सर्विस क्लास है, बिजनेस क्लास है, किसान है, मजदूर है, उन सबके लोक कल्याण के लिए हम सरकार काम करेगी। उसी के तहत ये सारी पॉलिसीज बनती हैं। अगर ओल्ड पेंशन स्कीम के वजह से सरकार घाटे में थी या उसके वजह से आर्थिक स्थिति देश की खराब हो रही थी, तो बहुत साल हो गए न्यू पेंशन स्कीम को लागू हुए जी, तो आर्थिक स्थिति सुधरी क्यों नहीं? सिर्फ एक ये ही कहना कि सिर्फ इसलिए देश की आर्थिक स्थिति खराब है, ये बिल्कुल गलत है, सरासर गलत है। इस देश के अंदर अगर हम चाहते हैं कि भी सरकार ऐसी बने जो सरकार जनता के हर अंग को उसकी सर्विसेज और उसकी पॉलिसीज का फायदा मिले। आपने देखा, हम लोगों की सरकार एक छोटे से प्रदेश में पहली बार बनी। ये बात सही है कि जब ये स्कीम लागू हुई थी उस टाइम पे हमारी पार्टी एग्जिस्टेंस में भी नहीं थी, लेकिन माननीय अरविंद केजरीवाल जी की एक थॉट और एक सोच और एक क्रांति के अंदर से एक आंदोलन के बाद ये पार्टी का जन्म हुआ था, और अरविंद केजरीवाल जी ने एक नई सोच और एक नई राजनीति का नेतृत्व करने का उन्होंने बीड़ा उठाया था। और उसके तहत मैं तो थैंक्स करता हूं कि दो प्रदेशों में आज हमारी सरकार है और आने वाले समय में बाकी प्रदेशों में भी सरकार आने वाली है। उसका प्रमुख कारण यह है कि हम लोगों ने हर स्कीम जनता के वेलफेयर के लिए लागू करने के साथ साथ सरकार को प्रॉफिट का बजट दिया है। हमारा
3 गुना से भी ज्यादा दिल्ली का बजट हम लोगों ने जिस 8 साल पहले जब सरकार बनाई थी, आज उसका बजट जो है वो 3 गुना से भी ज्यादा बढ़ गया है। तो संजय नसीर जी तो अपने आप में मुग्ध हैं। हमने दिल्ली में जो काम किया, उन्हें हर चीज में दिल्ली दिखाई देती है, एक शहर की सरकार उन्हें पूरे देश के लिए मॉडल के तौर पर दिखती है। लेकिन मेरे साथ एक बेहद गंभीर राजनीति की चर्चा का हिस्सा बनने के लिए जुड़ चुके हैं टीएस सिंहदेव, उनका नाम है। छत्तीसगढ़ शासन के वरिष्ठ मंत्री हैं, वाणिज्यिक कर मंत्री हैं, इन विषयों के संदर्भ में अपनी मुखर राय रखते हैं। उनसे ही जानना चाहते हैं, उनकी सरकार ने भी फैसला लिया है छत्तीसगढ़ में ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू करने के लिए। जानना चाहता हूं सिंहदेव साहब, ये देश हित में लिया गया फैसला है या दल हित में लिया गया फैसला है? देश के, प्रदेश के आर्थिक हालात वाकई इतने मजबूत हो चुके हैं कि हमें पुरानी पेंशन योजना को अंगीकार करना चाहिए, या क्या चिंता करनी है देश की? अभी तो दल बचा रहे, इसके लिए जो कुछ मिल सके वोट की खातिर वो देने के लिए तैयार होना चाहिए। थोड़ा रोशनी मिले सिंहदेव साहब। हिमांशु जी प्रणाम, क्षमा करेंगे कि मैं यात्रा में हूँ जी, लाइट में नहीं आ पा रहा हूँ जी, और आपको भी प्रणाम, सभी पैनलिस्ट को, दर्शकों को मेरी ओर से प्रणाम जी। ओल्ड पेंशन स्कीम के बारे में मुझे भी और मैं समझता हूँ कि बहुत सारे लोगों को सारी जानकारियां नहीं है। मैंने भी जानकारियां ली, हिमाचल में अभी चुनाव में गया जी, वहां भी ओपीएस के बारे में हम लोगों ने कमिटमेंट दिया है पार्टी की तरफ से कि ओपीएस हम लागू करेंगे। और जब रघुरमन जी आए थे यहाँ रायपुर आए थे, तो वापसी में मैं यात्रा करने का मुझे मौका मिला था उनके साथ हवाई जहाज में, साथ ही अगल बगल बैठ के आए थे। उनसे मैंने चर्चाएं इस संदर्भ में की थी और उनका व्यू ये जरूर था कि लंबे समय में ओपीएस सरकारी बजट के ऊपर भार बनेगा और एनपीएस हमको अपनाना चाहिए। हालांकि मैंने अपनी असहमति से जाहिर की थी, मैं तो बहुत जूनियर हूं उनसे, तो कुछ कहना बड़ा कठिन था। मैंने कहा कि सर, ये मुझे लगता है कि कर्मचारियों के हित में जो पूरा अपना सेवा काल जन कल्याण के लिए उपलब्ध कराते हैं, रिटायरमेंट के बाद उनके परिवारों का उनका क्या रह जाएगा, उनको क्या सिक्योरिटी रह जाएगी, क्या बेनिफिट रह जाएगी जी। और इतनी ही बात होके रह गई थी। और ओपीएस और एनपीएस के बारे में जो धारणाएं हैं जी, एक की बहुत ज्यादा भार राज्य के वित्तीय प्रबंधन पे पड़ेगा, ये ही मैंने डिटेल्स ली अभी। और छत्तीसगढ़ सरकार ने जो ओपीएस लागू किया है 9 मार्च को मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी, कैबिनेट से 1 मई को अप्रूवल हो गया था, 11 मई को इसमें गैजेट का नोटिफिकेशन हो गया था और सेक्रेटरी फाइनेंस डिपार्टमेंट ऑफ पीएफआरडीए पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी को 22 मई को हमने 20 मई को चिट्ठी भी लिख दी थी और पीएफआरडीए से 26 मई को ये जवाब हमको राज्य को मिला कि कोई प्रावधान नहीं है जो आपने पैसे जमा किए हैं उनको वापस करने का। ये भी एक मुद्दा था शायद आज के डिस्कशन का। तो 2 बात, एक हमारे ऊपर भार कितना पड़ेगा और दूसरा जो पैसे जमा हुए हैं उनको वापस किया जाए जी। भार राज्य सरकार पे कितना पड़ेगा, ये छत्तीसगढ़ ने इसमें एक गहन समीक्षा की है और जो आंकड़े हमारे पास आए हैं 2075 तक स्टेट बजट पर नहीं के बराबर भार पड़ेगा जी। अपितु आज के दिन अगर आप देखते हैं तो एनपीएस के माध्यम से हमको जो जमा करना पड़ रहा है, पहले राज्य सरकारों को 10% जमा करना था, नया सर्कुलर आ गया है कि हमको अब 14% जमा करना पड़ेगा। तो ये 14% न जमा करके राज्य सरकार को वित्तीय बचत ही होने वाली है, अधिक खर्चा नहीं होने वाला। तो एक तो ये दृष्टिकोण क्लियर होना चाहिए कि केवल अब नया नाम आ गया है रेवड़ीकल्चर या बांटा जा रहा है सिर्फ खुश करने के लिए, तो वो बात नहीं है। इसमें गहन चिंतन करके ये निर्णय लिया गया है कि हमारे ऊपर आर्थिक भार नहीं पड़ने वाला। मैं सिंह साहब विनम्रता पूर्वक बीच में रोकना चाहता हूं और जानना चाहता हूं कि ये जो फैसला लिया गया था एनपीएस का, ये फैसला अटल जी की सरकार के द्वारा लिया गया था। 1 अप्रैल 2004 को ये योजना लागू हुई और सारे राज्यों ने अंगीकार किया, पूरे देश में किसी राजनीतिक दल ने विरोध नहीं किया। इस देश में सर्वकालिक महान अर्थशास्त्री हुए, जो प्रधानमंत्री भी बने, वित्त मंत्री भी रहे, नाम है उनका मनमोहन सिंह। उनके नेतृत्व में 10 साल तक आपकी पार्टी ने देश पे हुकूमत की, 2004 से लेकर 2014 तक। मनमोहन सिंह कभी इस नतीजे पर नहीं पहुंचे कि एनपीएस के स्थान पे ओपीएस लगाना चाहिए। सीधा सवाल यह है
कि क्या कांग्रेस का वर्तमान नेतृत्व कहीं ज्यादा आर्थिक रूप से दक्ष है, आर्थिक रूप से ज्यादा समझदार है, जो मनमोहन सिंह नहीं समझ पाए और अब समझ पा रही है कांग्रेस पार्टी, और जिस राज्य में भी जा रही है वहां पे घोषणा करिए हमें सत्ता में लाओ, हम ओपीएस लागू कर देंगे। थोड़ा समझाइए ना, क्या मनमोहन सिंह से भी ज्यादा ज्ञानवान, विद्वान, आर्थिक विशेषज्ञ अब पार्टी का हिस्सा हो गए? अंतरराष्ट्रीय स्तर के इतने बड़े अर्थशास्त्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, और मैंने रघुराम राजन जी का भी नाम इसीलिए प्रारंभ में लिया था जी कि इनकी भी राय इस बात से मेल नहीं खाती है जी और उस समय जो निर्णय लिया उस समय ये बात पे पुनः समीक्षा करने की बात सामने नहीं आई। जी अनुभव के आधार पे जो बातें सामने आई, मेरी कोई हैसियत नहीं कि मैं उनकी बातों को या उनकी राय को चुनौती दे सकूं। जी मैं केवल अपनी राय ही रख सकता हूं और इस आधार पे कि हमने जो समीक्षा की है उस समीक्षा के आधार पर एक तो आप अगर देखेंगे कि 2004 से जैसे आपने बताया एनपीएस चालू हुआ, जी तो 2004 से आज हुए 18 साल, जी तो कर्मचारियों को रिटायर होने में भी अभी टाइम लगेगा। जी उनको जो ओपीएस के माध्यम से हमको पेंशन देनी पड़ेगी, वो भी पेंशन राज्य के बजट पे भार पड़े, उसके लिए भी अभी समय, इसीलिए मैंने बताया कि 2075 तक जो स्टडी की है छत्तीसगढ़ सरकार ने, उसमें अभी वर्तमान हमारे 3,86,000 कर्मचारी हैं। इसको हमने बढ़ा के 7 लाख कर्मचारियों तक के प्रोजेक्शन के आधार पे देखा है और 2075 के बाद थोड़ा सा फर्क जो वर्तमान खर्चा है जो हम आज एनपीएस के माध्यम से जमा कर रहे हैं और जो अब ओपीएस लागू करने से हमारा व्यवस्था बनेगा, वित्तीय भार नहीं पड़ रहा है। तो हो सकता है कि चाहे मनमोहन सिंह जी हो, चाहे रघुरामन जी हो, चाहे अटल जी के समय के आर्थिक विशेषज्ञ हो, उस समय की स्थिति में कि इसमें हमको बचत हो रही है। जी एक ये कॉर्पस आ रहा है, कहां पर जा रहा है? नेशनल जो मैंने फंड की बात आपको बताई, इनके पास ये पैसा सीधे जमा हो रहा है पेंशन फंड रेगुलेटरी अथॉरिटी के पास। तो एक बड़ा कॉर्पस एकत्रित हो रहा है जिसका हम उपयोग कर सकते हैं। एनपीएस क्या है? ये इंश्योरेंस मॉडल है कि आप जमा करो और उसके बाद हम देंगे, ये इंश्योरेंस मॉडल है। अगर हम ओपीएस करते हैं तो ये जो राशि है ये राज्य सरकार के पास हम अलग हेड खोल के इस राशि को जमा करेंगे और उसके विरुद्ध में जो पेंशन फंड के माध्यम से राशि निकाली जा सकती है, इसको गारंटी रख के केंद्र सरकार निकाल सकती है, हम राज्य से निकाल सकते हैं। पहली चीज। और दूसरी चीज जो अनुभव आया, कर्मचारियों ने भी पहले विरोध नहीं किया, कर्मचारियों ने भी नहीं कहा कि भाई एनपीएस लागू होगा तो हमको बड़ा नुकसान होने वाला है, लेकिन जो अनुभव उनका आया उसमें इन्होंने देखा कि हमको अंतर कहां पर आ रहा है। जी आप देखें कि ओपीएस में आपको क्या मिलेगा, आपको पेंशन मिलेगी, फैमिली पेंशन मृत्यु के बाद 5 साल मिलेगी और आपको ग्रेच्युटी 20 लाख मिलेगी। एनपीएस में क्या है? केवल 20 लाख की ग्रेच्युटी मिलेगी, आपको पेंशन नहीं मिलेगा और आपको परिवार को 5 साल आपकी मृत्यु के बाद जो पेंशन का बेनिफिट होगा वो आपको नहीं मिलेगा। फिर पेंशनर्स को क्या मिलेगा? जीपीएफ मिलेगा। और एनपीएस के माध्यम से क्या मिलेगा? जो मार्केट वैल्यू है एम्प्लॉय की और गवर्नमेंट का जो शेयर है। और विड्रॉल आप कितना कर पाएंगे रिटायरमेंट पे? 60% लमसम। 100% जो कॉर्पस जमा है अगर 2 लाख से कम में है तो ये स्थिति लागू हो रही है और 40% एन्युटी में रहेगा, आपको साल साल में किस्त में मिलेगा। तो कर्मचारी ने भी देखा समय के साथ, रघुराम राजन जी की बात को भी ध्यान में रखते हुए, मनमोहन सिंह जी की बात को भी ध्यान में रखते हुए, अटल जी के समय लिए निर्णय को भी ध्यान में रखते हुए कर्मचारियों ने देखा कि हमारे लिए ये घाटे का सौदा है और आज छत्तीसगढ़ सरकार कह रही है कि हम कर्मचारियों के साथ खड़े रहेंगे। एक सवाल और सिंह साहब, उसके बाद मैं चिंतामणि जी के पास रुक करूंगा। ये कर्मचारियों के घाटे की चिंता के कारण आप सारे लोग ओपीएस के लिए जा रहे हैं या भाजपा का मुकाबला करने के लिए कोई विषय पर टिक नहीं पा रहे? तो अब ये ओपीएस आपको ठीक रास्ता दिखा है, आपको लगा ये ऐसा मसला है जिसमें भाजपा के लिए बड़ी मुश्किल है, चिंतामणि जी लाख कोशिश कर लें उलझेंगे, मोदी जी लाख कोशिश कर ले उलझेंगे, तो कुल मिलाकर दल हित के लिए इससे बढ़िया विषय नहीं है, इसलिए कूद पड़े आप सब लोग। लेंगे उसमें राजनीतिक हित उस दल का ना हो, ये संभव नहीं होता जी। आप कोई भी निर्णय ले, चाहे सड़क बनाने का लें, चाहे बिजली लगाने का लें,
चाहे स्कूलों को खोलने का लें, चाहे स्वास्थ्य की सेवाओं का ले, अंततः कहीं ना कहीं ये बात सामने आती है कि पार्टी का हित इसमें है। आप सिलेंडर बांटेंगे तो पार्टी का हित है, आप घर बनाएंगे तो पार्टी का हित है, आप शौचालय बनाएंगे तो पार्टी का हित है। ये दोनों चीज को अलग करके देखा ही नहीं जा सकता। तो सिंधे साहब मान रहे हैं कर्मचारियों के हित में है, लेकिन हमारे दल के हित में भी है, अलग अलग कैसे देख सकते हैं? सिंधे साहब हमेशा साहब को से बात करते हैं, चिंतामणि जी के लिए ये उलझन की बात है, उन्हें दल हित की चिंता करनी है, पर इतनी ईमानदारी से मानना भी नहीं है हमारे लिए समस्या है कि नहीं है। पर अब जानना है, साहब छछुंदर का मुहावरा सुना होगा आपने, चिंतामणि जी आपको नहीं लगता आपकी स्थिति वैसी ही हो गई? ओपीएस के फेर में बाकी दलों ने आपको ऐसा घेर दिया है तो उलझ कर रह गए, कैसे निकलेंगे इससे? इनके लिए ये राजनीतिक विषय हो सकता है, लेकिन ये विषय नैतिक भी है, आर्थिक भी है और भविष्य से जुड़ा भी है। और सोशल सिक्योरिटी केवल सरकारी कर्मचारियों को मिले, बाकी लोगों को ना मिले, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। फिर सोशल सिक्योरिटी और लालच, हमको इसमें अंतर करना पड़ेगा कि पेंशन हमें लालच की ओर प्रेरित कर रही है कि हमें तो हमारी तनख्वाह, हमारी अगर उस समय 2 लाख तनख्वाह है तो हमें फिर 1 लाख वो दीजिए पेंशन, और ना केवल पेंशन दीजिए बल्कि इसको समय समय पर बढ़ाते रहिए। तो भाई एक जीवन यापन के लिए जो भविष्य के जीवन स्तर का आधार हो सके, इतनी पेंशन पर भी बात की जा सकती है। तो वो पेंशन फिर भी मैं कहता हूं कि केवल सरकारी कर्मचारियों को, ये व्यवस्था तो हमने सरकारी कर्मचारियों, माफ कीजिए चिंतामणि जी, थोड़ा आपकी टिप्पणी ने मुझे अंदर तक भेज दिया, तो मुझे इसका प्रतिकार करते हुए आपसे सवाल करने हैं। लालच आपको कर्मचारियों को दिखाई दे रहा है या अपनी सरकार का दिखाई दे रहा है? आपको तो लोगों का पीपीएफ में रखा हुआ पैसा भी बर्दाश्त नहीं हुआ, आप तो पीएफ के पैसे पर भी टैक्स लगा दिए, इतनी महान सरकार लेकर आए। आपके माननीय वित्त मंत्री ने ऐलान कर दिया 2.5 लाख रुपए से ज्यादा अगर सालाना आपके पास में आ रहा है तो उस पर भी टैक्स लगेगा। आपको लोगों का भविष्य सुरक्षित रहना तक बर्दाश्त नहीं, आपको उसमें भी टैक्स के तौर पर अपने हिस्से की जरूरत हो गई, जो इस देश में 75 साल तक उम्मीद नहीं की गई। इसके बाद इन कर्मचारियों के संदर्भ में कह रहे हैं लालच है। एक व्यक्ति अपने बुढ़ापे को सुरक्षित रखना चाहता है, इसमें आपको लालच दिखाई देता है? वाकई कर्मचारियों के संदर्भ में इस नजरिए के साथ आप रहेंगे? देखिए, इसमें कर्मचारियों का सवाल नहीं है, सवाल अर्थव्यवस्था का है, सवाल राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता का भी है। क्योंकि ये जो निर्णय ले रहे हैं भाई, कांग्रेस ने भी तो समर्थन किया था, तो इसलिए ले रहे हैं क्योंकि कांग्रेस की नींव हिलती दिखाई दे रही है। जिन 2 प्रांतों में कांग्रेस की सरकार है वहां रहे, ऐसा कुछ बहुत निर्णय नहीं, राजस्थान में तो जाना ही जाना, और जहां छत्तीसगढ़ में भी जो अंतर है वो बहुत थोड़ा है। तो इसलिए दोनों में सरकार जाती हुई दिख रही है, तो चाहते भाई 2-4% छत्तीसगढ़ में अंतर की जानकारी है आपको? 72 सीटें हैं कांग्रेस की, भारतीय जनता पार्टी 14 सीटों पर सिमटी हुई है। इतने बड़े अंतर के साथ में मौजूद है टीएस सिंहदेव और यहाँ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। चिंतामणि जी, जिसे आप थोड़ा सा अंतर बता रहे हैं, अंतर इतना बड़ा है। जोड़ लीजिए, इसमें लोकसभा भी जोड़ लीजिए आप, तो फिर वो अंतर जो है वो आपको पता चल जाएगा। लेकिन जहां तक आप पार्टी की, ये तो दिवालिया पार्टी है, आप पार्टी जिसके पास खोने को कुछ नहीं। तो इसका यही है कि भैया जो कुछ है, आप देखिए, ये बात कर रहे हैं दिल्ली की, दिल्ली मॉडल। अरे भैया, दिल्ली छोटा सा प्रांत है, टैक्स कलेक्शन वहां पे बहुत ज्यादा है, वहां पे। तो चिंतामणि जी, तो बार बार इसी बात पे है। मैं सिंधे साहब वापस आपके पास आना चाहता हूं। क्या आपको नहीं लगता है कि जिस तरीके से अचानक कांग्रेस पार्टी ओपीएस के समर्थन में आ गई है, जिस तरीके से राहुल गांधी, प्रियंका गांधी अब अपनी सभाओं में ओपीएस को लेकर बयान दे रहे हैं, क्या आप नहीं मानते हैं कि 2004 से 2014 के बीच में आपने गुनाह किया, गलती की, भूल हुई कि आपने एनपीएस को खत्म करते हुए उस समय ओपीएस का प्रावधान नहीं किया? क्या इस बात की कोई आत्मग्लानि आप लोगों के अंदर है, या वक्त के साथ में अभी समझ में आया कि भाई ओपीएस ही ठीक है? निसंदेह हिमांशु जी, उस समय ये बात सामने नहीं आई कि इसमें आम जनों के बीच का, हमारे नागरिकों के बीच का एक बड़ा वर्ग जो राज्य के कर्मचारी हैं, उनका हित इस हद तक प्रभावित हो रहा है कि उनमें नाखुशी होगी, उनके साथ नाइंसाफी हो रही है, ये बात सामने नहीं आई थी। और ना कांग्रेस पार्टी ने, ना राज्य सरकार ने, ना केंद्र सरकार ने, राज्य में तो खैर बीजेपी की सरकार थी, इस बाबत किसी ने रिव्यू की जरूरत महसूस नहीं की। लेकिन जब मांग आई, हम लोग घोषणा पत्र बनाने जब गए और लोगों से मिले, कर्मचारी के यूनियन से उनके साथ भी जब मिले, उस समय से ये बात आने लगी कि नहीं, हमको पुरानी पेंशन स्कीम चाहिए। और उनकी बात को लेके हम लोगों ने इस बात को सामने रखा और आपस में चर्चा की, समय के हिसाब से उस पर निर्णय लिया। राजस्थान सरकार ने पहले आगे आके वो निर्णय लिया और हमने उसके बाद में लिया।
ये इस क्रम में बात हुई, निसंदेह 10 साल तक नहीं हुई इसमें चर्चा जी। हमने भी चर्चा नहीं की ना, ऐसी मांग आई कर्मचारियों की तरफ से, कोई बड़ी पहल ऐसी हुई हो कि उनको लगा हो कि नहीं ये ऑप्शन हमने गलत चूज कर लिया। जब आई बात तो हमने रखा और जब मौका मिला तो हमने लागू किया। इसमें राजनीति भी देखी जा सकती है, हित भी देखा जा सकता है, उचित निर्णय भी देखा जा सकता है, देर से लिया गया निर्णय भी माना जा सकता है। तो सिंह साहब खरी बात कह रहे हैं भाई, पहले कर्मचारी भी इतने मुखर नहीं थे, हमें भी बाद में समझ में आया, हमने कर दिया। वैसे आप राजनीतिक दृष्टि से माने, कर्मचारी हित की दृष्टि से माने, या आपका नजरिया। लेकिन मैं एक बार फिर विजय जी आपके पास आना चाहता हूं, क्या आप नहीं मानते हैं कि भाई केंद्र सरकार कर्मचारियों के हित के संदर्भ में विचार कर रही है? 10% अंशदान का प्रावधान था, सरकार ने फैसला बदला, अपना अंशदान बढ़ाकर 14% कर दिया। कैसे मान रहे हैं आप कि सरकार कर्मचारियों के विषय में नहीं सोच रही? यही तो केंद्र सरकार के खिलाफ राज्य सरकारें गई ना, कि वहां केंद्र से बैठ करके आप 10% अंशदान को बढ़ा करके 14% कर दिए। राज्य के कोष से राज्य सरकार को हर महीने लाखों कर्मचारियों को अपना अंशदान देना पड़ रहा था, वो एक आर्थिक लाभ हुआ। दूसरा मैं बता रहा हूं, जो कर्मचारी अभी 2031-32 में रिटायर होगा, अभी तो आपको पेंशन देना नहीं, हमारा जो खून पसीने का कमाई हर महीना कटौती होता है, उसको हर राज्य और केंद्र सरकार जमा करके कहीं ना कहीं किसी दूसरे फंड में यूज करती है, केवल कागज में हमारे को जमा दिखता है। तो ये तो हर दृष्टिकोण से चित मेरा पट मेरा आंटी मेरे बाप का वाला बात है। तो कर्मचारियों की जो पुरानी पेंशन योजना है, उससे हर सरकार को लाभ ही है, कहीं हानि नहीं है। रिटायरमेंट के बाद वृद्धावस्था में चूंकि जीवन भर सेवा किया, तो उस कर्मचारी का और मरने के बाद उसके पत्नी और नाबालिग बच्चों का सुरक्षा की गारंटी, जॉब सिक्योरिटी है। सामाजिक सुरक्षा सरकार की जिम्मेदारी है, उस दृष्टि से क्या सरकार को विचार नहीं करना चाहिए? ये दलील है विजय जी की। मैं एक बार फिर चिंतामणि आपके पास आना चाहता हूं, क्या आपको नहीं लगता है कि एक नाजुक मसला है, इसमें सर्वदलीय बैठक की जरूरत है, सर्वदलीय आधार पर बात करने की जरूरत है, या आप खारिज करेंगे? देखिए, ये निश्चित रूप से मुझे तो फैब्रिकेटेड मुद्दा लगता है, क्योंकि ये केवल उन सरकारों या उन पार्टियों की ओर से आया है जिनकी जमीन खसक चुकी है। तो ये खोरी राजनीतिक लाभ के लिए लिया जाने वाला निर्णय है। और जो चारवाक का निर्णय आपने पहले दिया था, वो बहुत मौजूद है, बहुत सटीक है कि जब तक जियो सुख से जियो, उधार लो घी पियो और भस्मीभूत से देहस्यम पुनरागमन कुता। हमको फिर से तो आना नहीं है सरकार में, हम रहे न रहे, इतने समय तक हमारी सरकार रहे ना रहे। आप तो बहुत ही गैर जिम्मेदार पार्टी, आप तो मैं सोचता हूँ कि इन्होंने खुद ही कहा कि वी आर आर्किनिस्ट, अनार्किनिस्ट है, हम तो अराजकतावादी लोग हैं। तो अराजकतावादी लोग भविष्य का आश्वासन दे रहे हैं, बताइए ये कैसे, ये कोई उचित बात है? जिनको जो खुद आज कहते हैं कि हम अराजकतावादी है, वो भविष्य के राजनीतिक सिस्टम पर विश्वास कर रहे हैं, ये कैसे होगा? तो मुझे ऐसा लगता है कि ये केवल राजनीतिक मुद्दा है। आम आदमी पार्टी को लेकर बेहद तकलीफ में रहते हैं चिंतामणि मालवीय जी, साफ साफ दिखता है। क्यों इतना परेशान कर रखे हैं आप संजीव जी हमारे चिंतामणि जी को? ये आपने बिल्कुल सही कहा जी कि पिछले कुछ महीनों से जी भाजपा के हर राष्ट्रीय प्रवक्ता से लेके और बड़े बड़े नेताओं की भाषा का जी स्तर जो है वो गिरता जा रहा है जी। और उसका प्रमुख कारण ये है कि जनता में जो प्यार बढ़ता जा रहा है अरविंद केजरीवाल जी के प्रति जी और अरविंद केजरीवाल जी की जो नीतियां हैं जी, उन नीतियों के वजह से इन लोगों को एक बौखलाहट और ये समझ में आ गया है कि कांग्रेस और भाजपा मिलके जो देश में और प्रदेशों में जिस तरीके की सरकार चला रही थी, उसको एक ऑल्टरनेट और एक अच्छी और साफ सुथरी राजनीति एक ऑल्टरनेट के तौर पे लोगों को नजर आने लग गई है। इसलिए इनकी ये भाषा जो है खराब होती जा रही है। अभी आदरणीय सिंह साहब ने बहुत डिटेल में बताया, विजय जी ने बहुत डिटेल में बताया, सरकारों का काम है जन कल्याण योजनाओं को लागू करना जी। और जन कल्याण योजनाओं को लागू करने में देरी भी हो सकती है, लिए हुए निर्णय को बदला भी जा सकता है, तो उसमें कभी भी कोई हिच नहीं होनी चाहिए। ये बात बिल्कुल ठीक है कि आज देश के अंदर अगर सरकारों का आर्थिक स्थिति इस न्यू पेंशन स्कीम के बाद सुधर जाती तो हम मान सकते थे कि एक ये बड़ा वजह थी ओल्ड पेंशन स्कीम, इसके वजह से आर्थिक स्थिति खराब हुई है, लेकिन ऐसा नहीं है। आज पूरे देश के अंदर जो सरकार की स्थिति है, वर्ल्ड लेवल पे आज भुखमरी में हमारा देश कहां पहुंच गया है, चिंतामणि जी एक बार बताएं।
आप हैप्पी इंडेक्स में हमारा देश कहां पहुंच गया है वो चिंतामणि जी बताएं। आर्थिक स्थिति की जो दुहाई दे रहे हैं उसमें हमारा देश कहां पहुंच गया है ये बताएं। तो संजय जी काफी कुछ चिंतामणि जी से जानना चाहते हैं, तो मैं चिंतामणि जी से जान लेता हूं और फिर आखिरी टिप्पणी के लिए टीएस सिंहदेव साहब के पास चलूंगा। जी चिंतामणि जी, संजय नसीर जी आपसे बहुत कुछ जानना चाहते हैं। मेरा तो इतना ही कहना संजीव जी से कि अब केजरीवाल जी और आपकी सरकार इतनी अच्छी है, इतनी बढ़िया ईमानदार सरकार है, केजरीवाल जी और तिहाड़ चले जाएंगे तो मंत्रिमंडल की बैठक तिहाड़ में ही हो जाएगी, बहुत सारा पैसा बचेगा, बहुत सारा वही सारे आपके मंत्री और केजरीवाल जी पहुंच जाएंगे। तो इसलिए जिस तरह की सरकार आप चला रहे मतलब हैं जनता के स्तर पर आप उन्हें नहीं हटा पाएंगे तो फिर जाके तिहाड़ भिजवाकर उन्हें हटाने की कोशिश करेंगे, यही कहने का आशय है चिंतामणि जी आपका? बैठक वही हो जाएगी। नहीं, मेरा आपसे सवाल है कि अगर जनता के स्तर पर नहीं हटाए जाएंगे तो आप इस तरीके से उन्हें हटा लेंगे, यही बताना चाह रहे हैं आप? देखिए इतना आप संवैधानिक व्यवस्था, संवैधानिक एजेंसियों और हमारे लोकतांत्रिक मूल्यों पर भी प्रश्न उठा रहे हैं। ये देश की नींव पर प्रश्न उठा रहे हैं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। आप ही ने तो बयान दिया कि वो तिहाड़ जाएंगे, तो हमने पूछ लिया भाई जिसके पक्ष में इतना जबरदस्त जनादेश मिला हुआ है उसको आप तिहाड़ भिजवा दे रहे हैं, तो सवाल कर लिया तो गुनाह थोड़ी कर दिया आपने, जो बात कही उसका प्रति प्रश्न कर लिया, इसमें आप इतने नाराज क्यों हो गए? बहरहाल मैं आखिरी टिप्पणी के लिए एक बार फिर टीएस सिंहदेव साहब के पास चलता हूं। सिंहदेव साहब आपसे जानना चाहता हूं, क्या यह विषय दल के स्तर पर सुलझाने का है या देश के स्तर पर विचार करने का है? क्या कहते हैं आप? एक बेहद संवेदनशील विषय को हमने छू दिया। 3 करोड़ से ज्यादा सरकारी कर्मचारी राज्य या केंद्र के स्तर पर हैं, उनसे संबंधित विषय पर साफ विभाजन दिख रहा है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी जो देश का सबसे बड़ा राजनीतिक दल है, दूसरी तरफ बाकी वो सारे दल हैं जो भाजपा को अपदस्थ करने की असफल कोशिशें लगातार कर रहे हैं। अब उन्होंने ओपीएस को एक हथियार के तौर पर थामा है। क्या दल हित देश हित पर भारी तो नहीं पड़ जाएगा? नहीं पड़ेगा हिमांशु जी। जी, कर्मचारी भी देश के हिस्से हैं जी, और कर्मचारियों के हित में जो काम होगा वो देश के हित में ही काम होगा। जी, और आखिर हम तनख्वाह बढ़ाने की बात क्यों करते हैं? जी, हम वित्त आयोग या पे कमीशन के माध्यम से तनख्वाह बढ़ाने की बात क्यों करते हैं? उसमें भी तो खर्चा बढ़ता है। जी, तो हमको खर्च नहीं बढ़ाना चाहिए, हमको तनख्वाह नहीं बढ़ानी चाहिए, हमको फाइनेंस पे कमीशन हमको नहीं बैठाना चाहिए। ये हम क्यों करते हैं? जी, आखिर उनके हित की बात कहीं ना कहीं निहित होती है, और वो हित किसी एक व्यक्ति का हित नहीं होता है, वो समाज के समूह के एक हिस्से का हित होता है, देश के एक समूह के हिस्से का हित होता है। और इन सारी बातों को ध्यान में रख के जिम्मेदारी से जिम्मेदार निर्णय लिए जाते हैं। केवल खुश करने के लिए पैसे लुटा दो, ऐसा मैं नहीं समझता कि कोई भी सरकार करेगी। मत अंतर होते हैं, कौन सी नीति हमको अपनाना, हमको लेज़े फेयर इकोनॉमी की तरफ जाना, हमको सोशलिस्ट इकोनॉमी की तरफ जाना, हमको कम्युनिस्ट इकोनॉमी की तरफ जाना। दुनिया में कई सारी व्यवस्थाएं हैं, तो कोई एक विवेकशील अर्थशास्त्री दुनिया में नहीं है जो ये कह दे कि ये जो मैं कह रहा हूँ बस इसी हिसाब से चलना है, इसी में देश है और समाज का हित है। अलग अलग राय होते हैं, अलग अलग नीतियां होती हैं, कोई एक रास्ता अपनाता है, एक नीति एक विचार अपनाता है, कोई दूसरा अपनाता है। हमने ये विचार अपनाया है, हमने ये नीति अपनाई है, और मुझे लगता है कि इसमें समाज का हित, देश का हित, राज्य का हित, सब समाहित। बड़ी महत्वपूर्ण टिप्पणी टीएस सिंहदेव साहब कर रहे हैं। उनका कहना है कि कोई भी फैसले के संदर्भ में या किसी भी नीति के संदर्भ में अंतिम तौर पर यह नहीं कहा जाता कि यही सही है, लेकिन अनुभव के साथ में जिस नतीजे पर पहुंचे उसके अनुसार अमल में लाने की भी कर रहे हैं। ओल्ड पेंशन स्कीम के संदर्भ में एक बुनियादी बात है, जो बात हमने शुरुआत में भी कही, ये तय होना चाहिए कि सरकार का आखिरी ध्येय क्या है। सरकार का आखिरी ध्येय लोक कल्याण है या मुनाफा है? अगर मुनाफा है तो निश्चित तौर पर हर किस्म के खर्च के संदर्भ में यह नजरिया स्वीकार्य हो सकता है। पर अगर सरकार बार बार ये दोहराती है कि वह इस देश के नागरिकों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है, इस देश के नागरिकों की समृद्धि के लिए प्रयत्नशील है, तो फिर जो उसके तंत्र का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिन्हें कर्मचारी कहा जाता है, सरकारी कर्मचारी कहा जाता है, उनके भविष्य को सुरक्षित रखने के संदर्भ में एक ईमानदार फैसला लिए जाने की जरूरत है, चाहे वो एनपीएस के संदर्भ में हो या ओपीएस के संदर्भ में। तर्क सहित स्पष्ट होना चाहिए कि कोई फैसला क्यों लिया गया है। अभी इस विषय पर भ्रम की स्थिति है, यह भ्रम सभी दलों को मिलकर दूर करना चाहिए। पर यह दल चुनावी हार जीत में ही रहेंगे या देश हित में भी कोई फैसला लेने का साहस करेंगे, ये जानने में हमारी दिलचस्पी रहेगी। बहरहाल आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। समय है अब आज के शेर का। हमारा आज का शेर जो हमने आग्रह किया उसी के संदर्भ में हमारा शेर कहता है कि आसान नहीं इंसाफ की जंजीर हिलाना।
आशा नहीं, इंसाफ की जंजीर हिलाना, दुनिया को जहांगीर का दरबार न समझो। अख्तर बस्तवी ने यह शेर कहा था, पर हमने इस शेर अपने जंजीर हिलाने की देखिए, हमारी ये कोशिश इस आवाज को कहीं तक पहुंचाती है जिनको ये फैसला लेना इंतजार रहेगा। बहरहाल अब मुझे दीजिए, कल फिर मिलते हैं विषय के साथ, तब तक के लिए सदा प्रणाम।